नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में हम हर हफ्ते एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और हम कोशिश करते हैं उस विषय में विस्तृत रूप से अपने स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। आज जो विषय हमने चुना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं पीसी-पीएनडीटी एक्ट विषय पर। ये क्या है, क्यों इस अधिनियम को पारित किया गया, क्यों ऐसा ज़रूरत महसूस की गई कि नहीं हमारे देश में भी एक कानून बनना चाहिए जिससे कि जो हमारे देश में लिंगानुपात में गड़बड़ी हो रही है उसमें समानता लाई जाए। इसी वजह से पीसी-पीएनडीटी एक्ट बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी हमारा आज का विषय है। इस विषय में भी विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मौका है, सीधे हमसे संपर्क आप कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के नंबर के माध्यम से। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विषय से संबंधित ही आप हमसे अपना प्रश्न पहुँचाएँ, हम तक अपना प्रश्न पहुँचाएँ, हमसे बातचीत करें। जल्दी से हमारे स्टूडियोज़ के नंबर नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर आपने लिख लिया है तो मिला लीजिए 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पीसी-पीएनडीटी एक्ट, इन दोनों विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सरोज नेथानी। आप निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड से आमंत्रित हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर गीता बालोदी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री की एक बाइट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, पहले उसे प्ले कर दीजिए। मेरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? यह हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू भी पढ़ी लिखी मिले, ये अपेक्षा करना अपने आप के साथ अन्याय है। और इसलिए माइयों बहनों, मैं आज आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया, एक दर्द लेकर के आया। जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे तो कहते थे, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत सीता कथा लोके तावत जीवेतु बालिका। हमारे शास्त्र कहते थे, जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक हे बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे। ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री को हमने सुना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, इतना आशीर्वाद उन्होंने बच्चों को दिया है। और
क्यों नहीं आज के समय में, जब आज वक्त बदल चुका है, तो क्यों हम अपनी बेटियों को बेटों से कमतर समझते हैं? ये एक दुखद पीड़ा है हम सबके मन में, और यही वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है जिसको कि हम सबको पालन करना बहुत ज़रूरी है। मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत मैं करती हूँ, जैसे कि बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ, लेकिन बात तो हमें तब करनी होगी कि पहले हमें बालिका को बचाना होगा, तब जाके हम उसे पढ़ाएंगे। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, वो क्या है और ऐसा क्या जरूरत हुई कि पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया गया? देखिए, ऐसा है कि जैसे जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन आई, उसका फायदा भी था, लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जब उसका दुरुपयोग शुरू हुआ तो तब ये एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने ये देखा कि जो लिंग अनुपात है, जो सृष्टि ने एक रचा है कि लड़की और लड़के बराबर होने चाहिए जब पैदा होते हैं, तो आप देखें तो रेशियो बराबर ही होता है। तो ये देखा कि इसमें गड़बड़ हो रहा है, तब ये एक्ट को लाना पड़ा और 1994 में ये एक्ट सामने आया। थोड़े समय के बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये देखा इसके बावजूद भी, कड़ाई से पालन करने के बावजूद भी अभी भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। लिंग अनुपात अभी भी ठीक नहीं हुआ है इतनी कड़ाई के बाद भी। तो ये पता चला जैसे आपके गर्भधारण करने के पूर्व, माने जो लोग इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग इनफर्टिलिटी सेंटर में जाके टेस्ट कराते हैं, कहीं वहाँ जाके सिलेक्शन ऑफ सेक्स ना हो रहा हो, माने बच्चे चुन के ना गर्भ में ला रहे हो, तो ये प्री कंसेप्शन पे चला गया और इस तरह से ये एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी और इस एक्ट का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आईवीएफ भी दायरे में आ गया है? जी बिल्कुल, आईवीएफ भी दायरे में आ गया है। वो भी इस एक्ट के क्रम में उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा वो आईसीएमआर से भी रजिस्टर करता है और उस तरह से ये काम किया जाता है। जी मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी, जैसे कि बालिका, जो हम बेटियों को बचाएंगे तभी हम उसको पढ़ाएंगे, और जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हम एक लड़की को नहीं, एक पूरे परिवार को, और परिवार से समाज बनता है, सबको हम सुशिक्षित कर रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आप तो एक प्रोफेसर हैं, बेटियों को बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, कन्या जीवन दायिनी तरह आप एक संस्था चला रही हैं, जिसमें कि क्या काम करते हैं मैम आप उसमें? देखिए, हमने सन 2000 में ये संस्था अपनी स्टार्ट की थी, जिसको कि हमारे जो संस्थापक थे मिस्टर झिंगन, और वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक होके उन्होंने एक बार कोई ऐड देखा था जिसमें कि वो लड़की कहती है मेरा क्या कसूर जो मेरे साथ इस तरह का वो किया गया। तो मतलब सिंबॉलिक था, लेकिन साफ लग रहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ और उसके बाद उसका अबॉर्शन कर दिया गया। तो वो हमारे पास आए कि देखिए इस तरीके से समाज में, और उस समय तो कोई जानता भी नहीं था कि सेक्स डिटर्मिनेशन, 2000 की बात आप मैं कह रही हूँ। तो उस समय हमने फिर एक संस्था बनाई और उसका नाम रखा हमने कन्या जीवन दायिनी। कन्या जीवन दायिनी के बारे में और बातचीत करूंगी। पहले एक कॉलर है जो प्रतीक्षा कर रहे, कॉल ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैम, मुझे ये जानना है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो आज का टॉपिक आपने चूज किया है मैम, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जी, थैंक यू। अभी गवर्नमेंट के ओर से जितने भी अभी कानून बनाए गए हैं बेटी बचाओ बचाने के, बट मैम वो अभी इतने कारगर नहीं है मैम, क्योंकि अभी हम बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि मतलब मैम बेटियों को भी हीन भावना से देखा जाता है और बेटी होने पर लोग खुश होते हैं मैम। बट फिर भी मैम मुझे ये जानना कि बेटियों को बचाने के लिए भी क्या सी योजनाएं चल रही हैं या क्या क्या से वो चल रहे हैं कि जिससे हम उनको और आगे बढ़ा सकें और उनको और अच्छे से देखभाल कर सकें मैम। अच्छा, मतलब किस तरह से हम बच्चियों को और आगे अच्छा कर सकते हैं, किस तरह के खाद्य पदार्थ दें, किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह की योजना चल रही है। मैम, इनका पहले ये कहना था कि जितनी भी बनती हैं, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट में भी ये है कि भाई बेटियों को हमने बचाना है, बावजूद इसके फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है हमारी सोसाइटी में। देखिए, आपका जो प्रश्न था, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब सामाजिक कार्यकर्ता टाइप और लोगों को में जागरूकता लाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि हम और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों को ये बताना है, देखिए हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, अगर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, फिर भी मानसिकता नहीं बढ़ रही है, तो इसके दो पहलू हैं। एक है कड़ाई से पालन करना किसी चीज़ को, जैसे एक्ट है, तो अगर आपको कहीं
खबर आ जाती है, या आपको मोहल्लों में कहीं पता चलता है कि किसी की पहले एक बेटी थी और अभी दूसरा इनकी कहीं चाहत है बेटा होने की और कहीं इस तरह का कुछ किया है, तो आप हमको सूचित कर सकते हैं, नंबर 1। बिकॉज पहले तो है एक्शन, तो एक 1 लेवल है। दूसरा है मानसिकता। मानसिकता में कई बार बहुत समय लगता है, तो समाज में और गवर्नमेंट ने क्या करा है, आपके पास WCD वेलफेयर प्रोग्राम है जहां, और एजुकेशन है जहां लड़कियों को फ्री एजुकेशन के बारे में है। उसमें आपको जो आपकी जो बाकी योजनाएं हैं WCD की, उसमें उनको पैसे मिलते हैं, पैदा होते ही उनको शायद 50,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद वो जब 18 साल की हो जाती हैं वो बढ़ के वो जो इंटरेस्ट रेट से बढ़ता है वो पैसे मिल जाते हैं, तो वो एक योजना है। तो इस तरह के गवर्नमेंट ने डिफरेंट योजनाएं उनके लिए बना रखी है। बहुत सारी योजनाएं हैं। खाद्य पदार्थ कैसा दें, कैसे उनकी परवरिश करें, इस पे बातचीत हम आगे करेंगे, जैसे कि उनका उत्तर जो है उनको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। पहले एक कॉलर हैं जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मैं तेजपाल बिस्टर नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ और इस स्टूडियो में बैठे मेहमानों को मेरा प्रणाम। जी तेजपाल जी प्रणाम, प्रश्न पूछिए। मेरा ये सवाल है, सबसे पहले दूरदर्शन उत्तराखंड चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें काफी जागरूकपन मिल रहा है इस कार्यक्रम को देखते हुए। और दूसरा सवाल मेरा है कि पहाड़ों में दूर दराज के क्षेत्रों में बेटी को पढ़ाना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल काफी दूर तक है, 8वीं तक तो बहुत नजदीक होती है, दूर की स्कूल पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ऐसे बच्चों के लिए क्या स्कीम है उन बिटियाओं के लिए, जिन बिटियाओं को जो है आगे पढ़ाया जा सके या शहर में रख के पढ़ाया जा सके या कहीं भी मतलब स्कूल की व्यवस्था उनके लिए हो सके, ऐसी बेटियों के बारे में बताएं। क्योंकि एक ही परिवार में मैंने कई जगह नजर फिराई है जहाँ से 4-4 बेटियों ने जन्म ले चुका है। मेरे माता पिताओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत पैदा हो रही है। जी मैं आपसे चाहूंगी। हाँ, मैं देखिए जो पहाड़ों में जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स जो है सबसे ज़्यादा पहाड़ों में होते हैं, तो उसका फर्स्ट कॉज जो होता है कि वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। और हमने कई ऐसे सर्वेज भी किए हैं और स्टडीज़ भी किए हैं, तो 5th तक तो लड़कियाँ पढ़ती हैं और ये देखा गया है कि उसके बाद उनके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स जो है उनको धीरे धीरे स्कूल से निकालना शुरू कर देते हैं और 12th तक जो बच्चा पढ़ जाता है वो बच्चा फिर आगे पढ़ता है, वो लड़कियां आगे पढ़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं वो 6 से लेके और 10th तक होते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहाड़ों में जो भी स्कूल हैं वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि उनके लिए शौचालय बनाए जाए या वो अपना पर्सनल जो उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। दूसरी चीज़ जो है वो पेरेंट्स को जो महिलाएं हैं अक्सर की लड़की को ये बोलती है, जैसे हमारा सामाजिक ताना बाना जैसा है कि तुझे दूसरे घर में जाना है, तुझे तो घर के काम सीखने हैं और खाना बनाना सीखना है, घास लाना है, गाय भैंसों को देखना है। तो अक्सर वो ये सोच के कि 5वीं पढ़ा लिया बहुत पढ़ा लिया। तो ये जागरूकता होनी चाहिए कि बच्ची को लड़की को भी पूरी तरह से साक्षर बनाना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मानसिकता में बदलाव लाने के लिए किसी एक की ज़रूरत नहीं, खुद से अपने घर से शुरुआत करें। हम औरों को तो बोल देते हैं लेकिन अपने घर से जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की, हम सोचते हैं कि हाँ नहीं तो शुरुआत समाज कौन करेगा, माता पिता ही करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। माता पिता करेंगे, वो अपने बेटे में और बेटी में किसी तरह का अंतर ना लाए कि अगर बेटा पढ़ रहा है तो उसमें बेटी को भी पढ़ाया जाए, उसी तरह का पोषण उसको दिया जाए। एग्जैक्टली मैं बीच में बोलना चाह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं जैसे उनका सवाल था कि जिसके घर में 2-4 बेटियां हैं और वो सुविधा नहीं है, स्कूल दूर है, जो भी है, तो जो अभी आपने कहा अगर लड़का जा रहा है, घर से लड़का जा रहा है तो लड़की जा रही है, गांव है, गांव में 10 बच्चे हैं, सब भाई बहन मिलके स्कूल जा रहे हैं। शौचालय की जो आपने बात की, गवर्नमेंट इस पे जोर दे रही है। जो आपका शिक्षा विभाग है वो हर विद्यालय में शौचालय बनाने की बात कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में ये पूरी हो जाएगी। मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। आज ही एक हमारी सचिव साहब के साथ बैठक हुई है, उसमें ये बिंदु रखा गया क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड होता है ये। और दूसरा बिंदु ये रखा गया कि उसमें जो आपका सैनिटरी नैपकिन्स का जो वेंडिंग मशीन है वो भी प्रत्येक स्कूल में होगा। तो मैं समझती हूँ जल्दी इनको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि 100% स्कूल्स में इस साल के अंत तक। जैसे देखिए ये वेंडिंग जो ये मशीन का है हमारे यहाँ MKP कॉलेज में हम लोगों ने रखी हुई है और बहुत अच्छी था, और उसमें उसको गर्ल्स ही चला रही है, यूनियन चलाता और
बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे लगता है हमारे यहाँ मतलब अटेंडेंस फुल होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये छोटी सी समस्या है लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है जो जूझ रहा है। हम एक नैपकिन का अगर हम कॉस्ट पता करें तो कितना पड़ जाता है? हम 5 रुपए का एक नैपकिन देते हैं, तो 5 रुपए का ले लेती हैं लड़कियां बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से लेकिन हमारा ये अच्छा चल रहा है जी। और मैम तेजपाल जी ने एक ये भी पूछा था कि जैसे पहाड़ के हमारे बच्चे हैं और पहाड़ों में शिक्षा की लिमिटेड सुविधाएं हैं, तो क्या शहरों में आकर, क्योंकि आप कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसा है कि हमारी पहाड़ की बच्चियां भी शहरों में आकर उनको कोई स्टे मिल जाए या पढ़ने के लिए कोई सुविधा मिल जाए, कुछ इस तरह का है? देखिए, अब आपको पता ही होगा कि हमारे डिग्री कॉलेज में बहुत मिनिमम फीस है, बहुत ही कम फीस है और आराम से कोई भी मतलब आज के उसमें पढ़ सकता है। मतलब पूरे साल भर की 1800 रुपये फीस है जी। तो उसमें भी हमारे यहाँ ये होता है, स्कॉलरशिप है, इतनी तरह की स्कॉलरशिप हमारे पास है कि अगर बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स आते हैं, जैसे आजकल हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं तो हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं। तो कई ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल पहाड़ से आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं, बहुत जगह से आ रहे हैं और उनकी अगर अच्छी काउंसलिंग हो जाती है तो यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में वो अपने बच्चों को रख सकते हैं। 3-3, 4-4 लड़कियां एक साथ रह लेती हैं और डिग्री कॉलेज में तो बच्चा 18 साल का हो ही जाता है। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि अगर जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगर पेरेंट्स चाहें अपने बच्चों को, क्योंकि होता यह है कि पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि बच्चा घर से बाहर जाए, स्पेशली लड़कियों को के ऊपर बहुत सारे अंकुश होते हैं। लेकिन मैडम मुझे एक चीज और बोलनी, जो आप कह रही है, देखिए जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को देहरादून आना। हाँ बिल्कुल, हर जिले में डिग्री कॉलेज और अब तो हर जिले में डिग्री कॉलेज है। क्यों आप चाहते हैं कि बच्चे पहाड़ से उठ के यहाँ आए? देखिए आपने कहा जहाँ चाह है वहाँ रहा है, तो अगर बच्चे में और माँ बाप उसको घर में ऐसा माहौल दे रहे हैं कि भैया अब रोज 2 घंटे पढ़ो, आपका लक्ष्य क्या है, और आपको एक सीख मिलती है, किसी ना किसी कोई रोल मॉडल होता है आपका कि मुझे इसके जैसे बनना है, तो ये सोच अगर परिवार के अंदर, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट, बच्चा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बस सोच अपनी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी उतना ही पढ़ाना है और कुछ नहीं तो मौका जरूर देना है उनको पढ़ने का। क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब हमारी बेटियां 6 क्लास में, 7, 8 में, पहाड़ों में ज्यादातर ऐसा हम करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अब इतनी पढ़ाई हो गई जिससे कि तुम अपना जो है नाम लिख सको, चिट्ठी पत्री, अगर आप तो जमाना नहीं रहा, आप फोन का समय आ गया है, तो इस वजह से पहले जमाने में भी यही होता था कि भाई अब चिट्ठी पत्री आप लिख सकते हैं, तो बस पढ़ाई की आगे जरूरत नहीं है। मुझे एक और चीज बोलनी है, बीच में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो असली अवस्था है बच्चों की, जहाँ वो उनकी शरीर में चेंजेस आके उनके दिमाग में चेंजेस आते हैं, वो है जब वो 12-13 साल के होते हैं। और उस वक्त अगर माँ बाप उसको पीछे खींच लेते हैं तो वहाँ वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो मेरे ख्याल से उस समय उसको पुश करना है, ना कि पीछे खींचना है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अभी 2 साल कोरोना रहा तो हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चली, तो उसमें अगर पहाड़ का भी बच्चा, हमारे यहाँ से बाहर चला गया बच्चा, तो वहाँ से भी वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो अब तो कोई ऐसा रहा ही नहीं कि बच्चा अगर कहीं पहाड़ में है या बहुत दूर के इलाकों में है, तो वो अगर नेटवर्किंग सब जगह है, नेटवर्क मिलते हैं, तो वही है कि माता पिता उनको प्रोत्साहित करें, बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। ये ना सबसे बड़ी बात है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर ना माने, बेटी और बेटा दोनों एक ईश्वर की दी हुई बहुत अनमोल कृति है, तो उन दोनों को समान व्यवहार करें, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैम, जैसे कि अभी एक कॉलर ने पूछा था कि हमें अपनी बच्चियों को बढ़ावा देना है, तो उनका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। किस तरह का उनका खान पान हो, मतलब सबसे मेन होता है एडोलेसेंट एज, जब किशोरावस्था आती है, जब बहुत सारे उनके चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो उस समय हम किस तरह का उनको खान पान दें, किस तरह से प्रोत्साहित करें, एक स्वस्थ रहते हुए एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण हो। स्वस्थ नारी जब रहेगी तो पूरा परिवार उसका स्वस्थ रहेगा। देखिए, मैं तो कहूँगी कि बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बराबर है, नंबर 1। हावेवर जो हमारे सर्वे हैं, हम ये देखते हैं कि लड़कियों में थोड़ा सा कुपोषण और अनीमिया, सबसे ज़्यादा खून की कमी देखी जाती है, बिकॉज वहाँ उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है 12-13 साल की उम्र में, तो खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे, जो मैंने देखा है, और पहाड़ों में हम बहुत जाते हैं और अभी भी जाते रहते, तो आजकल क्या होता है, जाके मैगी खा लिया, बिस्किट खा लिया, चिप्स खा लिया, इसमें कोई पोषण नहीं है। उससे अच्छा घर में 2 रोटी बांध के सब्जी लेके जाएंगे,
हरी सब्जी, कंडेले की साग, बिल्कुल। जो भी आपके बगीचे में होता है उससे उनको पोषण काफी है। तो गुड़ खा लें, चना खा लें, पानी खूब पी ले, दूध ना भी मिले, कई बार हम लोग दूध के पीछे भागते, घर में गाय नहीं होती, कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अन्न खाना है। तो एनर्जी गिविंग फूड तो क्या है? चावल है, गेहूं है, बाजरा है, कोदा है। पहाड़ों में तो ऐसा खजाना है जो कि बाहर विदेशों में और बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहा है, और वहां मिलेगा 100 रुपए किलो, तो बाहर मिल रहा है 300-400 रुपए किलो। तो मैं तो कहूंगी हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि पहाड़ में हम अपनी लड़की लड़के सबकी सेहत को देख सकते हैं। कंडली की आपको बता दूं, उसमें बहुत हाई आयरन कंटेंट है, तो ये सब आप बच्चों को दें तो बच्चे स्वस्थ रहे। बिल्कुल। और मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि पौष्टिक आहार घर का बना हुआ खाना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि 1996 में पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है 94 में लागू हुआ, अब 2000 हम लोग अभी 21 में हैं, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कितना हमने तय किया? देखिए, अगर हम सफ़र की बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा भय हो गया। कुछ लोग होते हैं, प्रेशर कहो या आपस में मिल जाते हैं, कोई परिवार आ गया, वो इस तरह की बातें बोलने शुरू हो जाते हैं कि पहले हमारी 2 बेटियां हैं, अब की जो भी हो। तो इस तरह से डॉक्टर और वो मिल के डिटर्मिनेशन करते थे काफ़ी लोग। लेकिन अब जो IMA हो गया, फॉक्सी हो गया, ये सब मिलके इन्होंने एक वो बना लिया है, एक जैसे कहते हैं एक प्रण ले लिया है कि हम ये नहीं होने देंगे। तो कुछ प्रतिशत है, अब सिर्फ कुछ प्रतिशत है अभी भी इसको, अभी भी चल रहा है, लेकिन मैम वेरी 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 स्मॉल परसेंटेज आई वुड से कर रहा है। और इसको दूसरी तरीके से अगर मैं लेना चाहूँ, अब बताऊंगी आपको, ये तो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में मे बी लेस देन 1%, तो आप सब लगा लिए, पहले जो खूब होता था अब इतना नहीं होता, बिकॉज अनरजिस्टर्ड वाले ये कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को करना है तो वो कहाँ से अननोइंगली करके आ गया। इतना मैं बता दूं, जो टेस्ट भी करते हैं ना, 100% नहीं पता चलता। अभी 12 वीक्स के फीटस में इतना क्लियरली सेक्स नहीं पता चलता है, और लोग कई बार, मुझे तो लगता है, होगा कुछ कर कुछ जाते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना करें। आपको बच्चे ज्यादा पैदा करने, कर लीजिए, 2 की जगह 4 कर लीजिए, तो बराबर रेशियो तो बराबर रहेगा। मैं नहीं कह रही कि मतलब प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक रूप में, क्योंकि आप पड़ोस में देखते हैं जिसके 4 बच्चे, उसके 2 बेटा 2 बेटी, या 3 बेटी 1 बेटा, बैलेंस कर दिया उसने कहीं से। पर आप जो चूज कर रहे हो या 2 चूज कर रहे हो, वो बहुत हमारी प्रकृति को डिसबैलेंस, तो प्रकृति से कभी नहीं खेलना चाहिए। मैम, मॉनिटर कौन करता है? मॉनिटर हम ही लोग करते हैं। जिले में एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है जो DM होता है। स्टेट की एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मैं हूँ, और मेरे साथ और 2 लोग हैं, और इस तरह से हम इसका रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। और सबसे ऊपर हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड होता है, राज्य एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी करते हैं। और उनके बोर्ड में काफ़ी जाने माने लोग होते हैं, वो अपने विचार प्रकट करते हैं, और लोग बताते हैं कि अब राज्य की स्थिति, हम लोग डेटा देते हैं किस तरह से इसको आगे करना। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आपसे मैं जानूंगी ये बाद में कि किस तरह से हम एक गर्भवती महिला को हम वहां से हम मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सामाजिक पहलू जानना चाहूंगी। मैम, ऐसा क्या होता है कि आज इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जब हम 94 की बात हम कर रहे हैं और 2021 की पहुंच चुके हैं हम लोग, तो एक लंबा गैप है इसमें, और इतने में काफ़ी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी में, बावजूद इसके आज भी बेटा और बेटी में मतलब सोच में बदलाव अभी भी नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सोच में जो बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा हमारा जो है वो जो अपर क्लास है, हमारी धनाढ्य परिवार जो हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है। मिडिल क्लास फैमिली में इतना नहीं है। उनको मान लीजिए 2 चाइल्ड नॉर्म है, उनको एक बेटा 1 बेटी या 2 बेटियां हो जाती हैं, उन्हें इतना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें 2 बच्चे चाहिए, और अगर बेटी भी होती है बेटा भी होता है, इतना नहीं। और दूसरा, उनके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है, इसमें है। लेकिन जो या तो बहुत गरीब तबका है, जिनको केवल सन प्रेफरेंस बेटे चाहिए कि 4 बेटे 5 बेटे हो गए, पैदा हो गए, उसके बाद ठीक है अपना कमाएंगे अपना, या बहुत धनी परिवार।
तो वहाँ पे भी ये होता है कि उनको खुद तो बच्चे पालने नहीं होते हैं, बेटा चाहिए, बेटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उसको घर में नहीं छोड़ सकते, बहुत तरह की उनके ऊपर बंधन आ जाएंगे। तो कई ऐसे हमने सर्वे किए हैं जिसमें ये लगा कि जब एक बच्चा पैदा करना है तो बेटा क्यों पैदा ना करें। तो इस तरीके का डिसबैलेंस है। और दूसरा, जागरूकता की अगर हम बात करें तो कई बार हम जो PCP-NDT एक्ट पे हमने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करे हैं। तो किस तरह हम जो बताना चाह रहे हैं वो जो हमारा जिस ग्रुप को हम बताना चाह रहे हैं वो किस तरीके से ले रहा है। जैसे मैं एक आपको बताऊं कि एक बार नुक्कड़ नाटक हम लोग करवा रहे थे, तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, वो काफ़ी देर से वो नाटक देख रही थी और बहुत हमारा इम्प्रेसिव वो नुक्कड़ नाटक होता था। बाद में जब हम लोग अपना सारा सामान बटोर रहे थे तो वो मेरे पास आई और वो ये कहने लगी कि अच्छा मैम आप ये बताइए कि ये होता कहाँ है, अल्ट्रासाउंड कहाँ पे होता है, और मेरी जो बहू है वो भी प्रेग्नेंट है और मुझे बेटा चाहिए। तो मतलब वो सारी बातों को उन्होंने इस तरीके से लिया जो बिल्कुल अनभिज्ञ थी, कि जिसको नहीं पता था। उस दिन उसको ये नॉलेज हुई कि अल्ट्रासाउंड कोई मतलब चीज जांच कोई है और जांच होती है और ये कहाँ होती है और मुझे कहाँ पता चलेगा कि मेरी बहू के जो गर्भ में पल रहा है वो बेटा है या बेटी है। तो मुझे बहुत उस दिन मतलब ये लगा कि अगर हम जागरूकता फैला रहे हैं नेगेटिव तो वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा रही है, या कोई यह है कि जिसको जो चाहिए, मतलब ये तो एक ऐसा है वो हो गया कि अगर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है तो वहां जाके रो धो के डॉक्टर को जिस तरीके से भी जो करे तो उससे बना के, और हम बेटा या बेटी। तो ये एक मानसिकता, और ये नहीं कह सकते आप कि किस वर्ग में ज्यादा है किस में कम है। ये तो अपनी मतलब कहना चाहिए कि वैल्यू सिस्टम भी, या कि कईयों के आप देखेंगे 8-8, 9-9 बेटियां और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही हैं। तो इसको आप मतलब यही कि जागरूकता हम दे रहे हैं, तो किस तरह की जागरूकता पहले ये होता था कि अगर पुत्र जो है मुखाग्नि नहीं देगा तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, इस तरह की एक सोच होती थी। अभी तो हम जब भी देख रहे हैं कि बेटियां जो है मुखाग्नि दे रही हैं। नहीं तो कोरोना में तो सबको पता ही चल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी का कि कौन किसको मुखाग्नि दे रहा है, हॉस्पिटल से घर भी बॉडी नहीं आ रही है। तो ये समझने की जरूरत है कि हम लोग किस अपने बदलते हुए परिवेश में हम किस तरीके से समझ रहे हैं, कैसे हम किस चीजों को ले रहे हैं। और आजकल तो लड़कियां सब बढ़ चढ़ के आगे आके अपने माता पिता को देख रही हैं। तो समाज बदल रहा है, ये मैं कहूंगी कि काफी। और अब तो नेक्स्ट ईयर सेंसस भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो देखिएगा जरूर, मुझे लगता है कि काफी मतलब इसमें अंतर आएगा। अब तो देखिए ना, सेना के लिए भी एनडीए में भी बेटियों के लिए जो है इस बार इसी सेशन से बल्कि हो जाएगा कि एनडीए भी आप दे सकेंगे, सशस्त्र सेना बल जो है आप जा सकती हैं। और मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कहाँ से आप लोग मतलब ट्रैक करते हैं एक गर्भवती महिला और आशा, ये दो होते हैं। जब स्टार्टिंग में अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो वहां से हम जांच का दायरा अपना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसे होता है कि मैं इसको ट्रैकिंग नहीं वर्ड यूज करूंगी, बिकॉज हम लोग इसलिए नजर नहीं रखते किसी पे कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। वो तो हमारा नॉर्मल है कि वो रजिस्टर हुई, आयरन फॉलिक एसिड खाया, वो सब खाया है, नॉर्मल। वो तब हमारे को संदेह तब हो जाता है जब जैसे लगता है कि इसके पिछली 2 बेटियां हैं, दोबारा से प्रेग्नेंट है, सडनली कुछ बात हो गई, तो फिर वो एक उस कैटेगरी में आ जाता है कि क्या वजह थी। तो वहां संदेह शुरू होता है। फिर कई बार वो बैक ट्रैकिंग होती है, मतलब इट इज नॉट कि हमने रोक दिया उसको, इट इज बैक ट्रैकिंग, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक मेडिकल टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है, उसके पहले कई बार लोग काउंटर से जाके गोली खा लेते हैं, अबॉर्शन की पिल खा लेते हैं, जो कि एक अभी भी हम लोगों ने स्टेट में एक प्रपोजल भेज दिया है और इसका बहुत कड़ाई से पालन होने वाला है कि विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के साइन के बिना वो किसी भी स्टोर से नहीं बेच सकते उसको। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ वो पेशेंट को फिर ऐसी ब्लीडिंग होती है और वो टर्मिनेट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो टेस्ट पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ कराया। मैंने आपको उत्तराखंड की स्थिति बता दीजिए मुझे। उत्तराखंड की स्थिति में ये बता दूं कि हमारा पिछले जो हम 2000 जो भी n नंबर ऑफ ईयर से जो हम इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अभी हमने जो बर्थ रजिस्ट्रेशन वाला हमें देखा तो उसमें हम लोग 960 940 960 के रेंज में हम लोग पिछले 2 सालों में रहे, विच इज गुड। हावेवर
जो बर्थ सेक्स रेशियो अभी जो हम देख रहे थे, जो देखा, तो 4 जिलों में हमारा थोड़ा कम आया है। मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, वन इज चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग एंड वन मोर डिस्ट्रिक्ट का भी, आई एम जस्ट मिसिंग दैट डिस्ट्रिक्ट। तो उधर सेक्स रेशियो में पिथौरागढ़, जी पिथौरागढ़, हरिद्वार की स्थिति अब ठीक है मैम? हरिद्वार में मैं आपको बताऊं कि ना, वही मैंने कहा ना, छिप रहा है, कुछ छिप क्यों रहा है। एक तरफ लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो 10-10 कर रहे हैं तो 5 बेटा 5 बेटी, 6 बेटा 4 बेटी, ऐसे हो गया। उधर जो 1-2 कर रहे हैं वो डेटा उसके अंदर मिक्स हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले से स्थिति हमारी सुधरी है, हम ये कह सकते हैं। यस। गीता मैम, आप भी मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि चलने से पहले क्या आप सुझाव देना चाहेंगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साथ ही साथ मतलब दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। हम क्यों ये सोचे कि हमारा ये बेटा है और बेटी है, बच्चे हैं, हम ये क्यों सोच नहीं लेके आते? नहीं, मेरे ख्याल से अब काफ़ी लोगों की सोच बदल रही है और बेटियों को भी उतना ही दर्जा दिया जा रहा है जितना बेटे को। मेरा ये कहना है कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखें और खुद भी जो वो करेंगे तो बच्चे वही देखेंगे। तो अगर वो अपने बेटा और बेटी को, अगर 1 गिलास दूध बेटे को मिल रहा है तो बेटी को भी 1 गिलास दूध जरूर मिलना चाहिए। समानता रखें, समानता रखें। एक लाइन में अगर आपको संदेश देना चाहिए। संस्कार बोला तो मैं तो कहूंगी जो माँ बनने वाली है, माँ को संस्कार लाने पड़ेंगे पहले, ताकि उसके अंदर जो बच्चा है वो डिफरेंस न करे। पेट के अंदर तो बच्चा होता है, बाहर पैदा होता है लड़का लड़की हो जाता है, तो माँ को संस्कार रखें और उसको वैसे पैदा करें। लास्ट आई वुड लाइक टू से कि हम लोग के जो हमारे सिस्टम है, लाइक उनकी सेफ्टी, तो अदर जो हेल्थ के अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो उनको सपोर्ट करना, सेफ्टी देना, रात को सड़क में अकेले चले, कोई हेल्पलाइन हो उनको, वो हमें सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब कोई डर नहीं हो। और हेल्पलाइन की जैसे कि बात हमने की है, तो 104, 104 और 121, ये जो 2 नंबर है, 112, तो ये जो 2 नंबर हैं, इस पे आप कभी भी फोन करके हेल्प ले सकते हैं। आप दोनों स्टूडियो में आए, चर्चा ऐसी हमारी है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, तो चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप दोनों का स्टूडियो में आने के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही PCPNDT एक्ट विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सप्ताह सरोकार कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।